हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, अब हम लोग उसके वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। हमने एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी पढ़ी थी। ठीक है, उसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और उसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब उन्हीं से रिलेटेड हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन पैक्स ऑफ 24 ईच। मतलब कलर पेंसिल जो है 24 का एक पैक है, यानी एक पैकेट में 24 कलर पेंसिल्स है। ठीक है, एंड क्रायॉन्स इन पैक्स ऑफ 32 ईच, यानी एक पैकेट के अंदर 32 क्रेयॉन्स है। अब आपको क्या करना है, आपको पैकेट्स खरीदने हैं। इसके कुछ पैकेट खरीदने हैं और इसके भी कुछ पैकेट खरीदने हैं, और आपको इस तरीके से ये पैकेट खरीदने हैं कि आपके पास इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स और इक्वल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए इसके 2 पैक खरीदे तो 48 पेंसिल्स हो गई, तो इसके भी इतने पैकेट खरीदो कि 48 आ जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको खरीदने हैं कि 2 या 3 या 4, तो आपको ऐसे पैकेट खरीदने हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आपको कम से कम कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे ऐसे, ताकि आपके पास इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स और इक्वल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स हो जाए, कि कितने पैकेट तो इसके खरीदे और कितने इसके खरीदे। क्लियर है? अब आपको ये देखना है भाई, एक पैकेट में 24 है और एक पैकेट में 32, यानी आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है आपको, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है कि कम से कम कितने पैक आपको खरीदने चाहिए दोनों तरह के। ठीक है, तो आपको जो नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ क्रेयॉन्स खरीदने हैं वो ऐसे खरीदने हैं कि वो 24 और 32 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, तभी तो आप पैकेट्स बना पाओगे कंप्लीट उनके। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे आपने इसके 100 पैकेट खरीदे तो 2400 हो गए, तो 2400 32 से भी तो डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 2400 ही आपको क्या खरीदने हैं, फिर क्रेयॉन्स खरीदने पड़ेंगे। तो आपको वो लीस्ट नंबर ढूंढना है जिससे आप जो नंबर 24 और 32 दोनों से डिवाइड हो। तो ऐसा नंबर जो होता है वो होता है इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा उतने आपको पेंसिल और ये खरीदने पड़ेंगे, फिर उनको पैकेट्स में हम बना लेंगे कि कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड crayons must by equals to LCM of 24 and 32। 24 और 32 का जो LCM आएगा वो आपको खरीदना है। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, ये हो गए। ठीक है, 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 16, 8, 4, ये यानी कि 24 इक्वल्स टू, यहां लिख देता हूं, 24 इक्वल्स टू तो हो गया आपके पास 2 क्यूब इंटू 3, और 32 हो गया 2 पावर 5। अब इनका एलसीएम अगर आपको चाहिए तो 2 की पावर 3 और 5 है तो ज्यादा लेते हैं, 3 की पावर 1 है, यहां पर 0 है क्योंकि पावर 0 1 ही होता है, तो 3 ले लोगे। तो ये आपके हो गया 32, तो ये हो गया, और इंटू 3 96, यानी कि 96, यानी आपको 96 से तो पेंसिल खरीदने हैं और 96 से आपको क्रेयॉन्स खरीदने हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ पेंसिल के कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे भाई, 96 पेंसिल खरीदने हैं और एक पैकेट में 24 आती है, आपको 4 पैकेट्स पेंसिल के खरीदने होंगे। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ क्रेयॉन्स 96 अपॉन 32, यानी कि 3 पैकेट, यानी 4 पैकेट, 4 पैकेट्स पेंसिल के खरीदने हैं और 3 पैकेट्स आपको क्रेयॉन्स के खरीदने पड़ेंगे। क्लियर है? इस तरीके से
ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो पहले क्वेश्चन में ये पहचानना होता है कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। इन्हीं से रिलेटेड है प्राइम फैक्टराइजेशंस और जो हमने पढ़े हैं नंबर्स के बारे में, उन सब के बारे में। क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number। आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो एक क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। देखिए दो तरह के नंबर्स हैं, एक तो होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है? और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 1 और इटसेल्फ के अलावा भी और फैक्टर्स होते हो। ठीक है? 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर आपके पास और भी फैक्टर्स हैं उस नंबर के, तो वो नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर? तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब आपको ये जो 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 है, इसमें से देखिए ये तो एक टर्म है, इंटू में ना, और ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में से 7 कॉमन ले लीजिए। 7 कॉमन लेने के बाद आएगा 3 इंटू 5 प्लस 1। यहां 3 इंटू 5 बचेगा और यहां 1 बचेगा, यानी ये हो गया 7 इंटू 16। तो ये जो नंबर है इसके 7 और 16 दो दो फैक्टर्स हैं, और 1 और इटसेल्फ तो होगा ही, लेकिन और एक्स्ट्रा भी है कि नहीं है? क्लियरली 3 into 5 into 7 plus 7 has 2 more factors, 7 and 16 also, so it is composite number। इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। यही इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करना चाहते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? ये सब नंबर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है उनके बेसिस पर क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चेक whether 6 की पावर n can end with digit 0। हमने कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था कि कोई नंबर दे रखा था, उसके प्राइम फैक्टर्स दे रखे थे, और उससे हमें ये पता लगाना था कि वो जो नंबर है वो उसके पीछे कितने जीरो आएंगे। अब आपको ये पता लगाना है कि 6 की पावर n कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, क्या n की किसी भी वैल्यू के लिए ये जीरो से एंड हो सकता है क्या? यानी इसका लास्ट डिजिट जीरो हो सकता है क्या? देखिए जीरो अगर लास्ट डिजिट है तो इसके पास 2 और 5 कम से कम एक एक फैक्टर तो होने चाहिए। 2 और 5 का कम से कम एक एक फैक्टर तो होना ही चाहिए, तभी ये जीरो से एंड हो सकता है। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं, ये जो 6 की पावर n है इसको मैं 2 इंटू 3 होल पावर n लिख सकता हूं, यानी 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ये नंबर जो है इसके फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टर्स, वो या तो 2 है या 3 है। तो क्लियरली ये जो नंबर है 6 की पावर n हैज ओनली 2 and 3 as its prime factors, so it cannot end with digit 0। इसलिए ये जीरो से
खत्म नहीं हो सकता। अगर इसमें कम से कम एक फैक्टर 5 और होता, 2 तो ऑलरेडी है, अगर 5 और होता तो फिर ये 0 से एंड हो सकता था। क्लियर है? एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहते हैं, यहां पर एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together, their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete steps? 3 persons हैं, एक साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। पहला जो आदमी है, पहला जो मैन है, उसका जो फुट मेजर है वो है 80 सेंटीमीटर, मतलब वो एक स्टेप में 80 सेंटीमीटर चलेगा। दूसरा एक स्टेप में 85 सेंटीमीटर और तीसरा एक स्टेप में 90 सेंटीमीटर चलता है। अब ये कह रहा है कि तीनों को कम से कम कितना डिस्टेंस चलना चाहिए, कम से कम कितना डिस्टेंस चलना चाहिए कि जो डिस्टेंस वो कवर करे वो कंप्लीट स्टेप्स में करे। यानी मान लीजिए ये 10 कदम चला तो 800 सेंटीमीटर, 800 भाई ये 80 सेंटीमीटर का स्टेप है इसका, मान लीजिए 10 स्टेप चलता है तो ये कवर करता है 800 सेंटीमीटर। अब ये जो 85 वाला है इसको भी फिर 800 सेंटीमीटर, तीनों को जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करवानी है कंप्लीट स्टेप्स में। तो 85 सेंटीमीटर वाला कर सकता है क्या 800 सेंटीमीटर को कवर? ये तो पता कैसे चलेगा, जब 800 को चेक करना पड़ेगा कि इससे डिविजिबल है या नहीं, ऐसे ही 90 को भी। तो हमें क्या पता लगाना है कि कंप्लीट स्टेप में कम से कम कितना डिस्टेंस चलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो डिस्टेंस है, इनकी जो डिस्टेंस इनको कवर करनी है वो डिस्टेंस क्या होगी, वो इन तीनों का एलसीएम होगी। यानी इतनी डिस्टेंस तो कम से कम कवर करनी चाहिए कि वो 80 से भी डिविजिबल हो, 85 से भी डिविजिबल हो और 90 से भी डिविजिबल हो। हमें वो कम से कम डिस्टेंस निकालनी है जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तभी तो वो डिस्टेंसेस इनके कंप्लीट स्टेप्स में कवर होगी। यानी जो हमारा आंसर है वो इन तीनों का एलसीएम है। तो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस मस्ट बी कवर्ड, वो होगी एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90। तीनों का एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 80 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, 2, 40, 20, 10, 5, 1। क्लियर? दूसरा हम 85 के कर लेते हैं, 5 से जाएगा 17, 1। तीसरा हम 90 के कर लेते हैं, 2, 45 जो है आपका 3 से, क्लियर? तो 80 इक्वल्स टू आ गया 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5, 85 आ गया 5 इंटू 17 और 90 आ गया 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें है ही नहीं, इसमें 1 है, तो मैक्सिमम पावर हो गई 2 की पावर 4, इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 5 ले लेंगे, इसका काम हो गया। 5 हम ले चुके हैं, इसमें 17 की पावर 1 है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो 17 ले लेते हैं। इसमें 2 तो हम पहले ही ले चुके हैं, 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और 5 हम पहले ले चुके हैं, तो ये आएगा। इतना डिस्टेंस आपको कम से कम कवर करना पड़ेगा, इसको आप कैलकुलेट कर लें। ये होता है 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 9, 80 इंटू 9 इंटू 17, ये हो गया आपके 720 इंटू 17 सेंटीमीटर। इसको आप और कैलकुलेट कर लेना और इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कम से कम इतना डिस्टेंस आपको कवर करना ही पड़ेगा तीनों को, तभी वो कंप्लीट स्टेप्स तीनों के हो पाएंगे।
क्लियर है? बताइए। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके ऊपर क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स और लॉजिकल क्वेश्चंस थे। अब हम जो इसमें अगला टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो है रैशनल नंबर्स। टॉपिक का नाम है रैशनल नंबर्स। अभी तक बातें सिर्फ इंटीजर्स की हो रही थी, अब हम रैशनल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कौन सी फॉर्म में? p बाय q। और p और q इंटीजर्स होने चाहिए और उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं दो तरीके से लिखे जाते हैं बच्चों, जैसे 1/2, 2/3, 3/5। समझ रहे हैं आप बात को? 1, -2 ये सब भी रैशनल नंबर्स है। 1/1 हो जाएगा, -2/1 हो जाएगा। एक तो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। एक अगर जैसे ये नंबर है, इसका मैं डेसिमल भी तो मैं भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, इससे इसको डिवाइड कर दूंगा। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं। रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन, जब रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कुछ स्टेप्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट होता रहता है। जैसे 1.3 बार, याद आपको? इसको ऐसे लिखते हैं 1.333। तो ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट होता रहेगा। तो ये रैशनल नंबर्स के दो तरह के एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ रैशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में दे रहा हूं और हमें बिना लॉन्ग डिवीजन के, यानी बिना नंबर्स को डिवाइड किए, ये पता लगाना है कि उनके डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये कैसे पता लगेगा? देखो, p/q की फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स पर। यानी कि इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर q is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, then its decimal expansion is terminating, यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, m और n होल नंबर्स हैं, मतलब 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? मतलब 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। किसका? q का। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, और q जो है do not have any prime factor other than 2 और 5। 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो दूसरा हो जाएगा, अगर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इफ denominator has
prime factors other than 2 or 5, then it is non-terminating. It is non-terminating repeating decimal. क्लियर? ये है, यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर से सब कुछ पता लगता है। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर आपको बताएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। आप इसको नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर सकते हैं इसको। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन क्या है, मैं आपको कुछ रैशनल नंबर्स दे रहा हूं, कुछ रैशनल नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में। आपको बिना लॉन्ग डिवीजन के बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन आइडेंटिफाई the decimal expansion of following rational numbers। पहला 23/8। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? डिनोमिनेटर 8 है, इसके प्राइम फैक्टर्स तो मुझे डायरेक्टली याद है 2 क्यूब और 5 की पावर कुछ भी नहीं है तो मैं 0 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है इसमें? अब बताइए, इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मैंने बोला था m और n होल नंबर्स हो सकते हैं, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा ना, तो फिर ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैं क्या लिखूंगा? क्लियरली डिनोमिनेटर डू नॉट हैव any other do not have prime factors other than 2 and 5, so it is terminating decimal. It is terminating decimal। सेकंड जो इसका है वो है 125/441। ये है, इसका पता लगाना। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर ही देखना है। तो डिनोमिनेटर देखिए आप 441 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहले अपन 441 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 3 से डिविजिबल है ये, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिविजिबल है 7, मतलब ये जो 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूं, ये रफ में करके देख लेते हैं। ठीक है, 441 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 के अलावा भी आ रहे हैं ना, 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। 2 और 5 के अलावा है इसके प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप इसका रीजन भी लिख देंगे। रीजन क्या है? जैसे इसमें लिखा है क्लियरली डिनोमिनेटर, डू नॉट की जगह क्लियरली डिनोमिनेटर हैव प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, so it is non terminating repeating decimal। ऐसे आप किसी का भी पता लगा सकते हैं। बताइए लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? और देता हूं
और देख लेते हैं थर्ड है इसमें 35/50। अब आप देखिए जो 50 है इसको आप क्या लिखोगे, ये जो 50 है इसको आप लिखोगे 2 × 5²। आप इसके प्राइम फैक्टर्स करके देख लीजिए, मैंने डायरेक्ट कर दिए। 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में है, इसलिए ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आपको क्या करना है, विदाउट लॉन्ग आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन भी बताने हैं। फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग्स। दो तरीके होते हैं, एक तो आप क्या कर सकते हैं, फॉलोइंग रैशनल्स। देखो सबसे एक तो आप क्या कर सकते हैं कि डिवाइड करके देख लो, सब लॉन्ग डिवीजन कर लो, वो थोड़ा टफ रहता है। एक और तरीका है, मैं आपको बिना लॉन्ग डिवीजन के सिखाता हूं और आप उसी से ट्राई करना हमेशा। लॉन्ग डिवीजन केवल कब करें, जब बोला जाए आगे से कि साहब लॉन्ग डिवीजन से ही करना, तब तो उसी से करना पड़ेगा। अदरवाइज आप, मैं मेथड बताता हूं उससे भी कर सकते हैं। 3/8 इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 3/8 डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लो। लिख लिया? 8 के प्राइम फैक्टर्स 2³। अब बताइए डिनोमिनेटर में 5 की पावर कितनी है, 0। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2³ × 5 की पावर 0। देखिए 2 की पावर है 3 और 5 की पावर है 0, ज्यादा किसकी है, इसकी। तो जितनी पावर इस पर है, मतलब ज्यादा है, उतना ही दूसरे पर भी बनानी है, यानी 5 के ऊपर भी 3 पावर्स बनानी है। तो वो कैसे बनेगी, 0 है यहां पर, तो आप 5 की पावर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये तो काम कर सकते हैं भाई, बैलेंस हो गया ना, वो तो ऊपर नीचे सेम चीज तो कर ही सकते हैं। तो अब देखिए नीचे भी 2 की पावर 3 हो गई और 5 की पावर 3 हो गई, तो ऊपर देखिए क्या हो गया, ये हो गया 125 × 3, और नीचे है 2³ × 5³। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 × 5 का क्यूब होल क्यूब। क्लियर है? ये आपके हो जाएगा 375। हाँ बिल्कुल 375, और ये हो गया 10³ अब देखिए 375 को जब 10³ से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये जो 375 है इसमें क्योंकि 10 की पावर 3 है नीचे, तो 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा 0.375। 4 पावर होती नीचे, 1 2 3 एक 0 लिखते और फिर डेसिमल लगा देते। क्लियर? एक और समझा देता हूं, देखिए 13/125 इसको आप कैसे लिखेंगे, 13/125। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे, ये हो गया 13, ये हो गया 5³ इंटू, भाई 125 है, 125 में 5³ होता है, 2 की पावर्स नहीं है तो 0 लगा दी। अब 5 के ऊपर 3 पावर्स है तो 2 के ऊपर भी 3 बनानी पड़ेगी ज्यादा वाली, तो 2³ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये कितना हुआ, ये 8 है और ये 13 है, 13 × 8, और नीचे हो गया 5 × 2 का होल क्यूब। ये कितना होता है 104/10³, तो 104 नीचे 3 है, 1 2 3, ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है? कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन हम रैशनल नंबर्स पर डिस्कस करेंगे, वो क्या है, एक आखिरी क्वेश्चन हम इन पर डिस्कस करना चाहते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, आ रहा है समझ में? अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है व्हाट कैन यू से, व्हाट can you say about the prime factorization of denominators of
following rationals. Number one, 43.123456789, एक तो ये है, दूसरा है 43.123456789 और थर्ड है आपके पास 0.12012002001200 ऐसे। ये 3 डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं। आपको क्या बताना है कि इनके जो PYQ की फॉर्म में थे, तो जब इनके जो डिनोमिनेटर्स थे उनके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हो। देखो ये जो नंबर है ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका जो डिनोमिनेटर रहा होगा उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं रहे होंगे। क्लियर है, जो बात अभी पढ़ी थी बस उसका रिवर्स ही तो पूछ रहा है। तो पहले का आंसर है कि दिस इज, जो फर्स्ट है दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो प्राइम फैक्टर्स of its denominator are of the form 2 की पावर n into 5 की पावर n। या ये मैं बोल सकता हूं कि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर नहीं है। ये जो सेकंड वाला है ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का नहीं है, यानी इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा भी कोई और फैक्टर आता है। आपको यही बात अपनी लैंग्वेज में लिख देनी है। थर्ड वाला जो है ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल होता ही नहीं है, क्योंकि रैशनल में हमने सिर्फ 2 ही तरह का पढ़ा था। यानी ये तो एक रैशनल नंबर है ही नहीं, ये तो एक इरेशनल नंबर है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर, तो इस तरीके से ये रैशनल नंबर्स का टॉपिक भी खत्म होता है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है इरेशनल नंबर्स, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।